Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Viman, and today I will explain the lesson of social studies which is of class 6 and the chapter name is the First Empire and Ashoka. Students, in this chapter I will tell you about the First Empire which was a huge empire, and this empire was known as the strongest ruling empire by the rulers or the kings. The Mauryan Empire was found out by Chandragupta Maurya and then passed to Bindusar and then Ashoka. After Ashoka, this empire got weakened because of many reasons like corrupt ministers and officials and conspiracy, as well as the last modern ruler who was Brihadratha was not able to maintain harmony and success to pay money or salary or the income to the large army, so that other kingdom and kings attacked on the empire. So it got weakened and पुष्यमित्र सांग जो था उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हम अलेक्जेंडर्स इन्वेशन पढ़ेंगे, यानी कब अलेक्जेंडर जो था वो भारत में आया. अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 4th century and the time was 326 before Christ era, and he attacked the northwest India. He had came from Macedonia, Greece, and have conquered all the countries on his way while reaching the northwest provinces of India, region of India. But after reaching India, the army was too much tired after a lot of struggle, so they don't agree for continuing the struggle with him. Sources of history. Sources of history क्या है? दो sources of history जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बता रहे हैं. तो दो sources हैं हिस्ट्री के, एक अर्थशास्त्र और दूसरी इंडिका. इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज को सेल्यूकस डिक्टेटर ने एम्बेसडर फॉर्म में कहाँ भेजा था? मौर्यन पोर्ट में. ठीक है. दूसरा है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में अच्छे से विस्तार से वर्णन मिलता है कि what was Mauryan Empire, who were the kings and rulers, as well as the administrative system of Mauryan Empire. Now you have a question about that who was Kautilya. तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें कुटिल नीति के कारण ही इन्हें कौटिल्य कहकर संबोधित किया गया. चाणक्य जो थे वो प्रीस्ट थे, हेड प्रीस्ट थे और गुरु थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, और वो उनको डिसीजन लेने में हेल्प भी करता. एंड ही वाज द गाइड एंड मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था. सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो किंग्स, सुप्रीम कमांडर और लॉयल मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स में बटी हुई थी जिनके वेरियस डिपार्टमेंट्स थे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल्ड बाय डिवाइडिंग द एरिया एंड the area was divided into 4 parts and which were ruled by the officials. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थे वो 4 प्रोविंसेस में बटे हुए थे जिनको राजकुमार या प्रिंस हैंडल किए गए थे। 4 प्रोविंसेस है आपके मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, ठीक है। और लोअर हेड्स को ग्राम या रीजन्स में या प्रोविंसेस में बांट दिया गया। तो अब इनमें प्रोविंसेस थे जैसे कि रॉयल जो मेंबर्स या रॉयल चीफ्स जो थे वो राजकुमार जो हैंडल कर रहे थे वो आ गए। कुमारक जिनके अंडर में स्मॉल प्रोविंसेस है उनको कहा गया राजूकास। डिपार्टमेंटल चीफ्स को मुखिया या महामात्र कहा गया। और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैंडल कर रहे थे उन्हें कहा गया स्थानिकास। और विलेजेस को हैंडल करने वाला जो था वो ग्रामीणीज या ग्रामिकास जो विलेज हेडमैन था। अब हम किस तरह से हम मान सकते हैं कि जो फर्स्ट एम्पायर मौर्यन एम्पायर था वो बेस्ट एम्पायर था, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। जैसे कि स्पाई सिस्टम मतलब जासूस जो थे वो लोगों ने अपने फैला रखे जिससे कि वो गुप्त जानकारियां या कोई षड्यंत्र के बारे में पता कर लेते पहले से ही, जिससे कि राजा सजग रहता था और मतलब सक्रिय रहता था। आर्मी जो थी वो बहुत ही ह्यूज थी, वाइड थी। इसमें कई सारे सैनिक, महावर और हाथी और घोड़े थे, जैसे कि 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवेलरी, 9,000 एलिफेंट्स और 8,000 चैरियट्स थे। और उनको लीड करने वाला सेनापति जो खुद भी बहुत पावरफुल और क्लेवर था। वेलफेयर मेजर्स मतलब प्रजा के हित के लिए क्या क्या मतलब कार्य किए गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लेक बनवाया था जिसे सुदर्शन लेक, और हॉस्पिटल्स, रोड्स, हाउसेस ये सब बनवाए गए। तो सुदर्शन लेक was built by Chandragupta Maurya for the water facilities of the natives of his empire. And revenue system means जो टैक्स सिस्टम था वो भी मैनेज कर रखा, जैसे कि टैक्स कलेक्शन भी बेटर हो और उस टैक्स से जो उनको इनकम हो रही थी वो कम, मतलब एम्पायर को चलाने के लिए, रूल करने के लिए हेल्प मिले और आर्मी को भी मैनेज किया जा सकता। सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, जो सोसाइटी थी उसमें आर्टिजन्स, वीवर्स, क्राफ्ट्समैन, पॉटर्स, फार्मर्स, हर्डर्स थे जो वेरियस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड होते हुए अपनी लाइफ जी रहे थे। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वर्णास। वर्ण में सोसाइटी समाज बटा हुआ था, जो कि आपको पता है 4 वर्ण है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो ब्राह्मण जो थे वो हाई रिस्पेक्टिव क्लास थी या वर्ण था, एंड शूद्रास were the low, but they were not discriminated like we have seen in the other empires. They were also given respect and they were not treated. They were meant for low level work, yet they were
honored by the king for their well work. अशोका द ग्रेट, अशोका को महान कहा जाता है. अशोका was the son of successor of the Bindusar. He ascended the throne in 273 before Christ. Yet he had his cousin brothers also. But Ashoka was so much powerful, and by the guidance of Kautilya, he was made the king of that empire. Ashoka was also powerful, but in his last fight, in his last battle, that was the battle of the Kaling War, he was changed. He was the only king who was changed after a war. He wanted to conquer the Kaling, presently Orissa, because to get benefits from the trade route from south. And so he led a battle, and after seeing the destruction and the effects of the war, he gave up the whole empire as well as the war and all the prosperity he had gained from that. He accepted, he converted into Buddhism, and after being a disciple, he sent his own son and daughter to spread the message of Buddhism, and also followed many ways for spread of Buddhism. He made inscriptions, stupas for the preaching of the message of Buddha. मॉडर्न आर्ट क्यों पॉपुलर है? जैसे कि आप जानते हैं कि आज की इंडियन करेंसीज में, नोट्स में या सिक्कों में नेशनल एम्बलम छपा रहता है. जैसे कि आप देखते हैं 4 लाइन होते हैं, 4 फेस वाले लाइन होते हैं, एक हर दिशा में एक लाइन होगा और नीचे अशोका चक्र बना होगा और साथ ही साथ बुल और हॉर्स दिखता है. तो ये सारनाथ से लिया गया सिंबल. तो इसे धर्म चक्र जो आपके ध्वज, राष्ट्र ध्वज में यानी नेशनल फ्लैग में, राष्ट्र ध्वज में चक्र, अशोक चक्र बना रहता बीच में, ये अशोक का इंस्पिरेशन यानी मॉडर्न आर्ट से इंस्पायर्ड है. और दूसरा द स्टैच्यू ऑफ यक्षिनी जो दीदारगंज पटना में पाई गई है. ये भी मौर्यन कलाकृति का एक अनूठा दृश्य है, एक अनूठा एग्जाम्पल है. लास्ट में स्तूपा से बहुत सारे बनाए मौर्यन एम्पायर में, जिसमें से सांची स्तूपा आज भी बहुत फेमस है. So this was the chapter explanation of the first empire and Ashok. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. Have a nice day.